आज है 2 दिनों का ये टेक्सटाइल चिंतन मंथन सम्मेलन के रूप में हम रखे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में अधिसंख्यक राज्यों के मुख्यमंत्री तो ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरी इच्छा भी थी कि पीएम मित्रा पार्क में जिस तेजी से वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति ने आज के 2 दिनों के सेशन में 4 चांद लगाया। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। हमारे छोटे भाई और इसी धरती के लाल भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी पहचान के मोहताज नहीं हैं और यहाँ के होस्ट मिनिस्टर यूजी बढ़मा, अब जब बढ़मा ही हो तो फिर दूसरे भगवान की जरूरत कहाँ। मैं इनको भी और हमारे विभाग की एग्रेसिव सेक्रेटरी जो मोहन यादव जी सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप हम इनके लोन, आपने लोन लिया है। मुझे बात भी सही है, जिस कैडर की होती है कैडर प्राथमिकता होता है तो मध्य प्रदेश कैडर की हैं नीलम शमी राव जी, रोहित कंसल जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र जी जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, हमारे सभी राज्यों के मंत्री मानवर गणेश जोशी जी उत्तराखंड, विकास वर्मा जी त्रिपुरा, बहन शाल होंतोनो जी नागालैंड, प्रदीप बाल सामंता जी उड़ीसा, नायतो हुकुम जी अरुणाचल, संजय सावरकरे जी हमारे मित्र महाराष्ट्र, बलवंत सिंह गुजरात, गजेंद्र यादव जी जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया गया है, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र राकेश सचान जी और हमारी टीम की दोनों डीसी, निफ्ट की डीजी और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में फाइबर को देखने वाली पद्मिनी सिंगला जी, अमृत मैम जी और बीना मैम जी जो दोनों डीसी हैं, हमारे सहयोगी जोगेंद्र जी और सभी राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, सचिवगण और खास करके आसाम। आपने चाहे हमारी सेक्रेटरी के वक्तव्य को सुना, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और हमारे एमओएस के द्वारा स्पीच में कि हम यहाँ क्यों आए हैं।
एक तो मैं गुवाहाटी को देवभूमि है, माता कामाख्या ये देवभूमि है, सबसे कहूंगा दर्शन करके जाएं। असम सरकार और पवित्रा जी ने सबके दर्शन की व्यवस्था रखा है, लेकिन आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार अगर देने वाला कोई सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मैं इस धरती पर कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, और ये अष्टलक्ष्मी की ताकत है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में ताकत है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, और जिसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए सोच के साथ हम गुवाहाटी से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनके विकास कब को होना था, लेकिन पता नहीं पूर्व की सरकारों से कौन सी नजरअंदाज हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, आपको जान करके खुशी होगी कि आजादी के 77 साल बाद देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 80 टाइम्स 80 बार से अधिक इस नॉर्थ ईस्ट में आने का काम किया। और ये केवल आए नहीं, और मंत्री परिषद के सदस्य कम से, जो मेरे पास आंकड़े हैं, वो 800 टाइम्स से मोर देन, 800 टाइम्स से मोर देन ये 11 साल में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट को। केवल विजिट नहीं किया है, समग्र विकास की प्राथमिकता दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डोनर मंत्रालय की सोच रखा था, और नरेंद्र मोदी जी ने केवल सोच नहीं रखा, बल्कि जमीन पर मंत्रियों को भेज करके नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, आसाम के विकास के लिए काम किया। और काम ही नहीं किया, मैं आपको कहूं कि पहले केवल 1 लाख करोड़ भी यहां इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 1000 में ही, और वो भी भेंट चढ़ जाती थी भ्रष्टाचार की। लेकिन आज लगभग 6 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस नॉर्थ ईस्ट के आसाम ये मुख्य द्वार है, यहां हम इकट्ठा हुए हैं। शाम में हम नॉर्थ ईस्ट के एमपी मिनिस्टर सबसे बात करेंगे, और इसके कारण
आप देखेंगे कभी 5% का जीडीपी का ग्रोथ होना एक आश्चर्यजनक होता था, लेकिन आज के समय में 12 से 13% का जीडीपी का ग्रोथ है। इसके लिए मैं इन्हें, प्रधानमंत्री को, नॉर्थ ईस्ट को तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को, जिन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही बाहर नहीं निकाला, 1.25 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशियों से मुक्त कराया। यानी पूर्ववर्ती सरकारों ने आसाम को धर्मशाला बना दिया था, लेकिन आज हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी चल रहा है। मैं इसलिए इन बातों को रखा कि नॉर्थ ईस्ट के आसाम से हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये 2 दिनों के चिंतन मंथन में, जैसा कि आपने देखा, हम एक तरफ एक्सपोर्ट को देखेंगे जिसकी चर्चा की है। दुनिया में उथल पुथल हुआ टैरिफ को लेकर के, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आज हमारा जो एक्सपोर्ट था वो, अगर हम देखते हैं 24-25 2 साल को अलग अलग नजरों से, तो हमारा ग्रोथ हुआ। और अगर केवल हम मंथ टू मंथ देखते हैं, 2024 नवंबर 2024 25 नवंबर 9.4% का ग्रोथ एक्सपोर्ट में हुआ। एक्सपोर्ट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमने एक आंकड़ा रखा है जिसकी चर्चा हमारे टारगेट रखा है, और ये टारगेट रखा है राज्यों के बलबूते पर। नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप जिस पीएम मित्रा पार्क की बात हो रही है, देश में छोटे छोटे पार्क 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, इससे अधिक का पार्क नहीं के बराबर है। लेकिन प्रधानमंत्री का सोच था इकोसिस्टम बनना चाहिए। अभी हमने 7 पार्क रखा। मैं, हमारी सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे सहयोगी सबों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनएचआई का एक प्रोजेक्ट होता है कि अगर प्रोजेक्ट समय के पहले पूरा कर ले तो 5% रिवार्ड मिलता है। तो हमारे पास रिवार्ड यही है कि मैं तालियों की गड़गड़ाहट से आपको रिवार्ड दे रहा हूं, एडवांस रिवार्ड। महाराष्ट्र में हमारा, मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र भी हमें समय पर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री से बात हुई है। यूपी में भी अब काम तेजी से बढ़ चुका है। जो हमारे कर्नाटक में भी हमें यानी 7 पार्कों की गति बढ़ चुकी है। और ये पार्क केवल पार्क नहीं होगा,
बल्कि 1,00,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। और जब 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मैं अभी देख रहा था कि टेक्सटाइल में अगर 1 करोड़ हम गारमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 से 60 लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन अगर पूरा इकोसिस्टम को हम वहां डाल देते हैं तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 30 से 40 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये टेक्सटाइल, और जब मैं इस मंत्रालय में आया, मैं जानने का कोशिश किया कि आखिर रोजगार का मापदंड टेक्सटाइल में होता है तो गारमेंट। मेरा दुर्भाग्य है कि भारत में कोई राज्य, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, हम सुइंग मशीन, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन हम नहीं बनाते, सभी इंपोर्ट करते। तो मैंने तय किया कि जरा देखूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या प्लेटफॉर्म पर है। इंपोर्ट को जब हमने देखा तो 10 साल हमने पीछे यूपीए सरकार को लिया, तो वहां 33 लाख मशीन इंपोर्ट हुआ। मैं 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखा, 1 करोड़ 40 लाख हुआ। और 24-25 में अकेले 60 लाख मशीन इंपोर्ट हुए। इस मशीन से पता चलता है कि रोजगार का रेशियो, क्योंकि ये मशीन इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन, हमने उषा और सिंगर के काली मशीनों की बात नहीं कर रहा हूं। और आज देश के अंदर हम मिला लेते हैं तो 1 करोड़, हमें 2 करोड़ 6 लाख मशीनें हो गई मोदी जी के कार्यकाल में। अगर 2 करोड़ 6 लाख हो गए, 25% मशीनें इसमें लोग निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं। वो भी मशीनें फिर रिकंडीशनिंग होकर के नीचे जाता है। अगर हम केवल 1.76 लें तो भी मिनिमम रिप्लेस को छोड़ भी देते हैं तो 3 करोड़ से ऊपर का रोजगार हमें मिला है। ये टेक्सटाइल रोजगार के सबसे बड़े केंद्र हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया गया कि अगर मुझे अभी 15 मिलियन टन मैन मेड फाइबर में सिंथेटिक आ गया, बेस्कोस आ गया, और नेचुरल फाइबर सिल्क, वूल, जूट, कॉटन सारे आ गए। अब तो 3 फाइबर को नए ढंग से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फाइबर मशीन मेड एमएमएफ होगा, वो इंडस्ट्रियल को बनाना इन्वेस्टमेंट वो भी हो रहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एमएमएफ जो होगा, आज पूरी दुनिया एक चीज पे टिकी हुई है कि सस्टेनेबल फाइबर चाहिए। अभी यूरोप ने जो एक्सपोर्ट
स्टेट के अधिकारी आए हैं, मिनिस्टर आए हैं, 20% सस्टेनेबल फाइबर उसमें मिलाया जाता। ये सस्टेनेबल फाइबर है क्या? यूनाइटेड नेशन ने एक सेमिनार किया, मेरे एडिशनल सेक्रेटरी उसमें गए। आने के बाद मैंने पूछा कि व्हाट इज डिफिनेशन सस्टेनेबल फाइबर। उन्होंने कहा कि रिसाइकिल कॉटन फाइबर और रिसाइकिल पेट बोतल फाइबर। लेकिन आज सौभाग्य है कि दुनिया में भारत रिसाइकिल कॉटन और रिसाइकिल पेट बोतल फाइबर में भी अपना स्थान ऊंचा रखा है। लेकिन हम लोगों ने एक न्यू एज फाइबर जो कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से देखेंगे तो लेस देन 0 रहेगा, उसमें मिल्क बीट फाइबर लाया है जो किसानों को कम से कम 1.5 लाख एकड़ दे। और दूसरा, आपने, मेरा आग्रह होगा सेक्रेटरी सबसे, ये एक क्राइजेफ का स्टॉल होगा, उस पे रखा होगा जूट का फाइबर, हेम्प का फाइबर, सीसल का फाइबर, और उस पर रखा होगा रेमी फाइबर और लीलन फाइबर। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपके स्टेट में 2 फाइबर पर काम करना चाहता हूं। एक तो लीलन फाइबर पर, जो फ्लैक्स, अलसी मध्य प्रदेश में होता है। दूसरा मिल्क बीट, हर स्टेट में उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनके मध्य प्रदेश में मदार है। मैं ये जैकेट पहना हूं, ये उसी मदार के कपड़े का, और उसी के अंदर ये फिलिंग किया हुआ है। यानी, और रेमी फाइबर और बैम्बू नेचुरल मैकेनिकल फाइबर। अभी तक बैम्बू, चाइना ने कहा कि मैं बैम्बू फाइबर पर, वो बेस्कोस के मॉडल पर पल्प को केमिकल प्रोसेस से वो फाइबर बनाते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक न्यू एज फाइबर, जो राज्यों के द्वारा ही ये होगा, और रोजगार भी किसानों को हमने लिया है, रोजगार को भी लिया है। तो ये एक न्यू एज फाइबर। और टेक्निकल फाइबर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार हम इंपोर्ट को रोकने में सक्षम हुए टेक्निकल फाइबर में। आज एक्सपोर्ट हम $3 बिलियन से अधिक का एक्सपोर्ट किया है, यानी लगभग 25,000 करोड़ का। और ये मोदी जी के कार्यकाल में। आप नैपकिन की बात सुनते हैं, नैपकिन हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज 60% सैनिटरी नैपकिन, डायपर हमने रोक दिया है। एग्रीटेक, आज दुनिया में हम सबसे 1 नंबर चाइना को भी बीट किया है टेक्निकल फाइबर में। जो बल्क नॉन ओवन कंटेनर होता, उसे FIB कहते, ये चाइना से भी हम 1 नंबर में हैं। तो ये भारत आज बदला हुआ भारत है, लेकिन ये बदले हुए भारत में
हम राज्यों से अपील करना चाहते हैं कि सभी राज्य अपना एक रोड मैप बनाए। अभी कई राज्यों ने कहा, राजस्थान के एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि मैंने अपना रोड मैप बनाया है टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल मिशन भी बनाया है। तो मैं सभी राज्य जो मंत्री आए हुए हैं वो एक टेक्सटाइल का रोड मैप बनाएं, एक्सपोर्ट को प्राथमिकता दें, डोमेस्टिक के बगैर तो एक्सपोर्ट, क्योंकि लोग जब मुझे कहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट उस गति से क्यों नहीं चल रहा है, तो मैं सीधा कहता हूं कि भाई हमारे यहाँ 2 करोड़ बच्चे प्रति वर्ष पैदा लेते, उनको भी तो कपड़ा चाहिए। एक ऑस्ट्रेलिया हम प्रति वर्ष पैदा करते, दुनिया का कोई देश नहीं है। आज चाइना भी हमसे इस क्षेत्र में पीछे है। आज हमें पहले डोमेस्टिक सबको कपड़ा तो देना है ना, तो हम डोमेस्टिक मार्केट को, आप देखते होंगे गांव में टेलर कस्टमाइज टेलरिंग से लेकर के इंडस्ट्रियल टेलरिंग तक। आज दूसरी बात मैं कहूंगा, पूर्वांचल के, आज उड़ीसा के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि आज आपके यहां गारमेंट के लिए, क्योंकि लेबर जहां है वहीं आज इंडस्ट्री जाने वाला है, तो कोई न कोई, हर स्टेट अपना अपना पॉलिसी, जब तक अच्छा पॉलिसी नहीं होगा इन्वेस्टर आपके पास नहीं जाएंगे। और आप 2 दिनों के चिंतन मंथन में एक तरफ आपको नेचुरल फाइबर के लिए प्लानिंग करनी होगी। कॉटन मिशन प्रधानमंत्री ने दिया है मुझे, इसलिए दिया है कि दुनिया में कॉटन, अगर ब्राजील को देखें, रशिया को देखें, चाइना को देखें, वो 2000 से 2200 केजी लेते हैं, लेकिन हमारा 450 केजी है। एक हमने टेक्नोलॉजी अपनाया है महाराष्ट्र से, और पूरे देश में अभी ज्यादा तो नहीं, 20-25 हजार हेक्टेयर में हम किए हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन। उम्मीद मैं करता हूं 5000 करोड़ का ये प्रधानमंत्री ने कॉटन मिशन दिया है, और कॉटन मिशन के माध्यम से हमने कॉटन में किसानों को, जहां 3500 रुपये कॉटन का एमएसपी था, आज 8000 रुपये है कॉटन का प्राइस। और मार्केट इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन हमने किसानों का हित को ध्यान में रख करके परचेज कर रहे हैं। तो मैं आज के इस 2 दिनों के टेक्निकल टेक्सटाइल का फ्यूचर है, मैं सभी राज्यों से कहूंगा टेक्निकल टेक्सटाइल को उतनी ही महत्ता दें जितनी महत्ता आप एमएमएफ को देते हैं, सिंथेटिक को देते हैं। ये बात अलग है, आज दुनिया 70% पहनता है एमएमएफ सिंथेटिक फाइबर, 30% नेचुरल फाइबर। भारत में उल्टा है, हम लगभग 60 से 70% कॉटन पहनते हैं, 35% हम सिंथेटिक पहनते हैं। लेकिन हमारी चुनौतियां हैं, आज हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट हमारा लक्ष्य रहा है। हमने नई पॉलिसी बनाया है कि हम लगभग 1 करोड़ लोग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में हैं। मुझे इनके हाथों में, जैसे
सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रधानमंत्री ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया है। हम 5 लाखपति दीदी और भाई इसमें पैदा करेंगे। हैंडलूम में हम उसी तरह से निश प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं आसाम के मिनिस्टर से भी कहूंगा कि यहां अगर कॉटन में हमारे वीवर को नहीं पैसा मिलता है, उसे शिफ्ट करें सिल्क पे। क्यों? निश प्रोडक्ट जब तक नहीं होगा हैंडलूम में नहीं मिलेगा। आज सभी प्रदेश से मेरा रिक्वेस्ट है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का हर डिस्ट्रिक्ट का आपने मैपिंग किया है और उस मैपिंग के अनुसार जो हाई प्राइस हॉट प्रोडक्ट हो, क्राफ्ट हो, उस क्राफ्ट को चिन्हित करें। अब जैसे आप लें उड़ीसा में हम हैंडलूम की साड़ियां बनाते हैं, संबलपुरी, चंदेरी मध्य प्रदेश में, अगर उसमें ब्लेंडिंग करके हो तो ब्लेंडिंग करके, लेकिन उस वीवर को पैसा आना चाहिए। मैं आपसे अंत में यहाँ अब ये कार्यक्रम जब यहाँ खत्म होगा तो हम चाय के लिए ब्रेक करेंगे और उसके बाद चिंतन मंथन में बैठेंगे। मेरा फिर निवेदन है, जो मंत्री आए हैं उन मंत्रियों से, अपने सचिव, अपने डायरेक्टर, सबके साथ इस चाय में एक दूसरे के साथ मिलकर के साझा करें और ये निश्चित करें कि हमारा रोड मैप। मैं गया था वियतनाम में एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, एक स्टेट के मिनिस्टर मिले। उन्होंने कहा मैं खुद जापान गया और जापान में पता किया कि इन्हें चावल चाहिए, तो कौन सी चावल? अस्टिकी चावल। आज मैं अस्टिकी चावल पैदा करता हूं, वियतनाम, कोरिया को भेजता हूं। उसी तरह राज्यों के मुख्यमंत्री दुनिया के देशों में अपना प्रोग्राम बनाएं, प्रोडक्ट चिन्हित करें, एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ जुड़ें, इंडस्ट्री के साथ जुड़ें। हम 3 मैपिंग डिपार्टमेंट भी कर रही है। जो देश एक्सपोर्टर में 5 करोड़ 10 करोड़ वाले हैं, आज दुनिया के कई देश हैं जिनकी आबादी 7 लाख 10 लाख 20 लाख है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जीडीपी उनका है $1.5 लाख, $60,000। हम उन देशों को भी टारगेट में लेंगे, छोटे एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर का मतलब वही नहीं जो एक्सपोर्टर अपने अपने राज्य में जाने जाते हैं। हमें छोटे छोटे लड़कों को, नौजवानों को आगे करना पड़ेगा, इसके लिए मैपिंग करना पड़ेगा। और जब सब मिलकर के इस 2 दिनों के चिंतन मंथन में अपना अंतिम जब लौटेंगे तो सभी लोग उनके टेक्सटाइल का साइज मार्केट क्या है और कहां ले जाना चाहते हैं, ये कल तक सेक्रेटरी मैम के साथ मिलकर के आप अपना अपना प्रपोजल दें कि हम यहां तक ले जाना चाहते हैं। एक इच्छा शक्ति तो हो, पहले एक मोटा मोटी ब्लूप्रिंट तो हो कि आखिर $350 बिलियन के मार्केट साइज पर जाना है। हर राज्य की भागीदारी उसमें होगी, कितनी भागीदारी होगी, कैसी भागीदारी होगी, ये भी हमें मिल करके बनाना है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे आग्रह को जो लोग स्वीकारेंगे वो अच्छा लगेगा। मैं उनको सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं।